हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा एमपीपीसी 008 का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसको सॉल्व करेंगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसका जो टॉपिक है उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर। तो इसमें आपको यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो उन सारों को हम देखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं नोट्स भी दूँ और साथ में जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझाने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा यहाँ पर है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है और ये दोनों क्या होते हैं ये देखते हैं। तो पहला है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर का मतलब है वो इंस्ट्रक्शन जो किसी भी कंप्यूटर को बताते हैं कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो यही होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू स्टार्ट रन एंड मैनेज इट्स पार्ट्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं, स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, रन करने में हेल्प करते हैं और जो भी अलग और ऑपरेशंस होते हैं उनको करने में हेल्प करते हैं। ये जो होते हैं ये बैकग्राउंड में काम करता है, हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देता इसका जो भी काम है ना। और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो जो हमारा कंप्यूटर है वो ऑन भी नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं वो क्या-क्या होते हैं। तो जैसे कि आपने सुना है सबसे फेमस जो है विंडोज़ होते हैं, फिर लिनक्स, फिर मैक ओएस और एंड्रॉयड। तो ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, अगर ये आपके कंप्यूटर में नहीं होंगे तो आपका कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा। तो सिंपल भाषा में समझते हैं कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी एक कार का इंजन की तरह है। बिना इंजन के कार जिस तरीके से नहीं चलती है, तो उसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर है वो बिना सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चलता। ठीक है, और इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो आप डेली यूज़ करते हो किसी स्पेसिफिक काम के लिए। जैसे कि आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हो, आप इंटरनेट चलाते हो, आप वीडियो देखते हो, आप गाने सुनते हो। तो इन सब चीज़ को करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आप मोस्टली राइटिंग के लिए यूज़ करते हो, आपके जो भी पोस्टर बनाने के लिए यूज़ करते हो। उसी तरीके से अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए आपको पावर पॉइंट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद और एग्जांपल है, जैसे आपका क्रोम है, आपको इंटरनेट ब्राउजिंग करना है तो उसके लिए आपको क्रोम यूज़ करना पड़ता है। तो ये होते हैं कुछ सिस्टम ओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप भी है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एक रेडियो या कार के अंदर जो एसी होता है उसकी तरह होता है। यूज़ करने में तो मज़ा आता है, लेकिन चलाने के लिए पहले आपको इंजन चाहिए होता है। जिस तरीके से मैंने आपको भी कहा कि कार को चलाने के लिए उसके लिए इंजन चाहिए होता है, उसी तरीके से आप कंप्यूटर को चलाने के लिए पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, फिर उसके बाद किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो ये इसी तरीके से ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हु यूजेस इट। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन यूज़ करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपका कंप्यूटर यूज़ करता है, आपका डिवाइस यूज़ करता है। जैसे कि आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? उसके अंदर आपका विंडो है, लिनक्स है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन यूज़ करता है? उसको यूज़र यूज़ करता है, यानी कि हम लोग यूज़ करते हैं। फिर है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमें हेल्प करता है, कोई भी हमारे जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। फिर है वर्क्स इन बैकग्राउंड। सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में काम करता है, यस बिल्कुल करता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो बैकग्राउंड में काम नहीं करता है, उसको हम नॉर्मली वैसे चलाते हैं। ठीक है,
फिर एग्जांपल है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का, विंडोज़ और एंड्रॉयड और भी कई सारे होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है जैसे कि यहाँ पे एमएस वर्ड है, क्रोम है आपका, फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर है जो आपकी वीडियो को चलाने के लिए हेल्पफुल होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Managerial decisions are classified into programmed and non-programmed category. Explain both the decisions in brief. तो इसमें जो ये हमसे पूछ रहा है कि जो मैनेजरियल डिसीजन होते हैं, जो मैनेजर्स अपने डिसीजन लेते हैं, वो दो तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रोग्राम डिसीजन, दूसरा होता है नॉन प्रोग्राम। तो इन दोनों का हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो जब भी कोई मैनेजर कोई काम डिसाइड करता है, जैसे किसी काम को कैसे करना है, क्या काम करना है, कब करना है, उसी को हम बोलते हैं मैनेजरियल डिसीजन। और ये दो तरह का होता है। पहला होता है आपका प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, प्रोग्राम डिसीजन में क्या होता है, ये वो डिसीजंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मैनेजर्स ऑलरेडी जानता है कि क्या करना है, क्योंकि रूल्स पॉलिसीज या जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम परफॉर्म करता है और उसको आइडिया होता है कि क्या डिसीजन लेना है। तो जैसे कि जो रूटीन प्रॉब्लम्स के लिए डिसीजन होते हैं वो कैसे लेने हैं, ऑलरेडी सेट होते हैं सारे डिसीजन जो होते हैं। प्रोग्राम डिसीजन में आपके जो भी सारे डिसीजन होते हैं वो सेट होते हैं, वो फिक्स होते हैं कि आपको इसी तरीके से इस काम को करना है। डिसीजन लेने में टाइम कम लगता है। जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं उसमें आपको डिसीजन लेने में टाइम कम लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है दे आर टेकन फॉर रेगुलर प्रॉब्लम। जो आपकी रेगुलर प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए ये होता है। और ये डिसीजन जो होते हैं क्विक होते हैं और बहुत इजी होते हैं। जैसे कि आपके कुछ एग्जांपल है, स्टाफ की लीव अप्रूव करना है तो उसके लिए आपके लिए जो डिसीजन होते हैं वो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना, सैलरी प्रोसेस करना, ये सारे आपके प्रोग्राम डिसीजन के अंदर आते हैं। अब जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक कुक जो है रोज़ सुबह सेम चाय बनाना डिसाइड करता है। उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि सब कुछ पहले से फिक्स है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम डिसीजन। जो आपका पहले से फिक्स है, पहले से डिसाइडेड है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम डिसीजन। अब हमारा नेक्स्ट आता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ये डिसीजन न्यू या अनयूजुअल सिचुएशन के लिए होते हैं। मैनेजर के पास कोई फिक्स रूल या प्रोसेस नहीं होता है, उसे सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि उसको किस तरीके से इस सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। और जो सिचुएशंस होते हैं आपकी वो हर अलग अलग सिचुएशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं और सोच समझ कर डिसीजन लेना होता है उनको। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो आपका न्यू सिचुएशन के लिए होता है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए कई सारे डिसीजन लेने होते हैं। किस तरीके से लॉन्च करेंगे, कहाँ लॉन्च करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है। तो दूसरा है बिजनेस क्राइसिस जब होता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। फिर अगर कंपनी मर्जर आप कर रहे हैं तो उसके लिए कई डिसीजन लेने होते हैं कि किस तरीके से करेंगे, किस कंपनी के साथ आप मर्जर करोगे और क्या क्या आपके कंडीशंस होंगी। तो ये सारे आपके नॉन प्रोग्राम के अंदर आते हैं। जैसे कि आप डिसाइड कर रहे हो कि किस सिटी में जॉब एक्सेप्ट करनी है, तो जो सिचुएशन होती है आपकी वो हर बार अलग होती है, फिक्स नहीं होती है। तो इसी को बोलते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम यानी कि रूटीन प्लस फिक्स्ड, और जो नॉन प्रोग्राम होता है वो न्यू होता है और उसमें आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। इन दोनों में आप डिफरेंस भी देख लेते हैं। जैसे जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं वो रूटीन और रेगुलर होते हैं, जो नॉन प्रोग्राम है वो न्यू होते हैं और यूनिक होते हैं। जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं वो किस चीज़ पे ऊपर बेस होते हैं, वो रूल्स और जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसके बेसिस पे आपके प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। और जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं वो आपके जजमेंट के हिसाब से होते हैं, आपके जो एनालिसिस आप करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके डिसीजन होते हैं। फिर जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं उसमें आपका टाइम थोड़ा कम लगता है क्योंकि पहले से आपने फिक्स कर रखा है कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है
और जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो सिचुएशन आपके लिए नई होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। तो समझते हैं आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कोई काम बाहर की कंपनी को देना। तो जब एक कंपनी अपना आईटी रिलेटेड काम जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना, डेटा स्टोर करना या टेक्निकल सपोर्ट लेना, तो किसी एक्सपर्ट कंपनी या किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट या फर्म को देती है, उसे हम आउटसोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। एक बार दोबारा से समझो। जब कोई कंपनी अपना आईटी रिलेटेड काम जैसे कि उसको सॉफ्टवेयर बनाने हैं या डेटा स्टोर करना है या कोई भी टेक्निकल सपोर्ट लेना है, तो उसमें क्या करता है, वो किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट या फर्म को वो अपना काम दे देते हैं। तो अपने काम को देना, किसी और से काम को करवाना, इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक स्कूल अपना स्टूडेंट का जो डेटा मैनेज करने के लिए क्या करता है, अपना किसी आईटी कंपनी को हायर करता है। जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा होगा उसको मैनेज करने के लिए वो किसी और आईटी कंपनी को हायर करता है। तो यहाँ पे आता है आपका आउटसोर्सिंग। दूसरा है, जैसे कि एग्जांपल आप समझो कि एक बैंक अपना मोबाइल ऐप मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर फर्म से अपना सारा काम करवाता है, तो वो अपना काम किसी और से करवा रहा है, तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा है कि एडवांटेजेस क्या होते हैं आउटसोर्सिंग के। तो पहला एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव। तो कंपनी को खुद आईटी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इससे पैसे की बचत होती है। तो सबसे पहला आता है कॉस्ट सेविंग या कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दूसरा है आपका एक्सपर्टीज एंड क्वालिटी। तो बाहर की कंपनीज में एक्सपर्ट होते हैं, काम जो होता है वो काफ़ी प्रोफेशनल होता है और फास्ट होता है, तो इसलिए आउटसोर्सिंग करते हैं। उसके बाद है फोकस ऑन कोर बिजनेस। तो जो कंपनी होती है वो अपना जो मेन बिजनेस है उस पर ध्यान दे सकती है, और जो आईटी का काम है वो वेंडर देखते हैं, जिसको उन्होंने अपना काम दिया है वो सारा वो काम देखते हैं। उसके बाद है फास्टर वर्क कंप्लीशन। तो आउटसोर्सिंग से काम जल्दी होता है और एफिशिएंटली कंप्लीट होता है। तो यही कुछ एग्जांपल हैं, इसको एडवांटेज हैं इसके। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज तो हमने देख लिया, अब डिसएडवांटेज देखते हैं। पहला है सिक्योरिटी रिस्क। सेंसिटिव डेटा दूसरी कंपनी के पास चला जाता है जब आउटसोर्सिंग करवाते हैं, तो अगर उन्होंने सिक्योर नहीं रखा उनके डेटा को तो उनका डेटा लीक हो सकता है, तो ये पहला सिक्योरिटी रिस्क होता है उनके लिए। दूसरा है लेस कंट्रोल। कंपनी का जो कंट्रोल होता है आउटसोर्स काम के ऊपर वो कम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना काम जो है किसी बाहर वाली कंपनी को दे दिया है, वेंडर को दे दिया है। तो अगर वेंडर डिले करेंगे तो उससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसीलिए उनका कंट्रोल कम हो जाता है। उसके बाद है थर्ड हिडन कॉस्ट। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट के बाहर वाले काम के एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं, ये जो कंपनी होती है आउटसोर्स वाली जो कंपनी होती है ये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती है। फिर है आपका वेंडर डिपेंडेंसी। कंपनी वेंडर पर डिपेंडेंट हो जाती है, अगर वेंडर सर्विस बंद कर दें तो उन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आउटसोर्सिंग। अब हमारा नेक्स्ट है फोर क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, ऑल्सो डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो पहले समझते हैं कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है। डेटा वेयर हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनी अपने सारे इंपॉर्टेंट जो डेटा होते हैं उनको एक साथ स्टोर करके रखती है। जैसे कि आपकी सेल्स डेटा हो गया, आपका फाइनेंस डेटा हो गया, एचआर का जो भी डेटा है, आपके कस्टमर का जो सारा रिकॉर्ड है वो सारा डेटा हो गया, तो उन सबको एक जगह रखना उसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। ये डेटा अलग अलग सोर्सेज से आता है और इसे क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, ताकि जो मैनेजर हैं उसे उससे रिपोर्ट बनाने में हेल्प हो, एनालिसिस करने में हेल्प हो या डिसीजन लेने में आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोचो एक लाइब्रेरी जिसमें बुक्स अलग अलग टॉपिक पे होती हैं,
वैसे ही जो डेटा वेयर हाउस में डेटा होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है, लेकिन एक ही जगह पे होता है। सारा डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट का एक ही जगह पे होता है, तो उसको बोलते हैं हम डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। जो डेटा वेयर हाउस है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा को टॉपिक्स के बेसिस पे स्टोर किया जाता है, जैसे सिर्फ सेल्स, सिर्फ कस्टमर या सिर्फ इन्वेंटरी। तो इनके इनके बेसिस पे होता है, टॉपिक के बेसिस पे। इससे एक टॉपिक पे फोकस करके एनालिसिस जो होता है वो इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड। अलग अलग सिस्टम से डेटा आता है, जैसे कि एक्सेल से आता है, डेटा बेसिस से आता है, आपके ऐप से आता है, लेकिन वेयर हाउस में वो एक जैसी फॉर्मेट में स्टोर होता है ताकि सब डेटा कंपैटिबल, ठीक है, सारा कंपैटिबल डेटा हो आपका सेम फॉर्मेट। थर्ड है हमारा टाइम वेरिएंट। वेयर हाउस का डेटा टाइम के हिसाब से स्टोर होता है, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इसे हम पास्ट ट्रेंड और पैटर्न को इजीली देख सकते हैं। उसके बाद है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? एक बार डेटा वेयर हाउस में डेटा आ गया तो वो चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। ना ही आप उस डेटा को रीड कर सकते हो, ना ही अपडेट कर सकते हो, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हो किसी भी एनालिसिस के लिए, तो उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। उसके बाद फिफ्थ है हमारा एक्सेसिबल। तो जो ऑथराइज यूज़र होते हैं वो इजीली इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड हो गया, चार्ट्स हो गए, या रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स के फॉर्म में इसको हम देख सकते हैं। तो लास्ट में समझते हैं डेटा वेयर हाउस एक सेंट्रल डेटा सिस्टम है जहां डेटा क्लीन होता है, ऑर्गेनाइज और सेफ फॉर्म में होता है। ये हेल्प करता है कंपनी को बेटर डिसीजन लेने में डेटा के बेसिस पर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है डेटा कलेक्ट करने में, डेटा को प्रोसेस करने में, स्टोर करने में और शेयर करने में, उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिस्टम पीपल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा और प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन होता है जो कंपनी को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे तो जैसे एक ऑफिस में कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं फाइल्स बनाने, रिकॉर्ड रखने और इमेज भेजने के लिए, वो सब मिलकर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं कितने तरह के हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। पहला है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टीपीएस। ये सिस्टम डेली बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है, जैसे सेल्स का बिल बनाना, पेमेंट रिकॉर्ड करना या बुकिंग करना। जैसे आपका एग्जांपल है सुपर मार्केटिंग बिलिंग सिस्टम में यूज़ होता है, आपका ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में जो यूज़ होता है वो आपका ये वाला सिस्टम यूज़ होता है टीपीएस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस। एमआईएस टीपीएस का डेटा लेके रिपोर्ट और समरी बनाता है, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स के काम आता है। इससे प्लानिंग और कंट्रोल जो होता है वो और इजी हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपके मंथली सेल रिपोर्ट्स होती हैं, स्टॉक लेवल रिपोर्ट होती है, उन सब में ये आपका एमआईएस यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस। डीएसएस हेल्प करता है मैनेजर को कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने में। ये टूल्स और एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जैसे ग्राफ हो गए, फोरकास्टिंग या बजटिंग मॉडल्स जो होते हैं आपके। ठीक है, इसका एग्जांपल है सेल्स फोरकास्टिंग सिस्टम हो गया, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम हो गए, ये सारा आपका डीएसएस के अंदर आता है। उसके बाद हमारा है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ईएसएस। ये सिस्टम टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के लिए होता है। ये डेटा को डैशबोर्ड और चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करता है ताकि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो वो उनको लेने में काफ़ी आसानी हो। जैसे कि आपका एग्जांपल है सीईओ डैशबोर्ड जो आप बनाते हो, उसको हेल्प बनाने में हेल्प करता है, मार्केट ट्रेंड देखने में हेल्प करते हैं ये आपके। उसके बाद हमारा
लास्ट है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, OAS। OAS हेल्प करता है ऑफिस के डेली टास्क में, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, कम्युनिकेशन, मीटिंग शेड्यूल करने में। ये सारा कुछ आपका OSS हेल्प करता है। एग्जांपल जैसे आपका MS वर्ड यूज़ होता है, एक्सेल होता है, जीमेल, गूगल कैलेंडर होते हैं। ये आपके जो भी ऑफिस के काम है, डेली के काम है, उसको ऑटोमेट कर देता है। अब एक शॉर्ट में समझते हैं इनको। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन को डेटा मैनेज करने में हेल्प करता है, और इसका यूज़ हर लेवल पे होता है। जैसे कि TPS होता है आपके डेली वर्क के लिए, फिर आपका MIS जो होता है वो मैनेजर्स के लिए यूज़ होता है। आपका DSS और ESS जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आपका OAS यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जो होता है वो आपके ऑफिस के जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेंज द सिक्वेशनल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम वी नीड कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन ब्रीफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉर्मली प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है, इसे हम कहते हैं सिक्वेशनल एग्जीक्यूशन। लेकिन रियल लाइफ में हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं, कुछ काम रिपीट करने होते हैं, और यही कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम है। कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम को बोलते हैं कि कब क्या काम करना है, कब जंप करना है, और कब रिपीट करना है। तो कंट्रोल जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम को बताते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है, कब आपको किस काम को करना है, कब आपको जंप करना है, कब आपको किसी काम को रिपीट करना है। मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आया होगा, पर अभी हम आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे इनके टाइप्स देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप है आपका कंडीशनल और सिलेक्शन स्ट्रक्चर। जब प्रोग्राम को किसी कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लेना होता है, जैसे कि अ, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ऊपर आए हैं तो पास प्रिंट करना है, और अगर उससे कम आए हैं तो फेल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया, हमने एक कंडीशन रखी कि हमने उसको बताया कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है। उसने बोला है कि अगर किसी बच्चे के 40 से ऊपर मार्क्स आए हैं तो आपको पास प्रिंट करना है, अगर उससे कम आए तो आपको फेल प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका कंडीशन स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट है लूपिंग और इटरेशन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, जब एक ही काम को बार बार करना हो तो हम लूप यूज़ करते हैं। जैसे कि 1 से 10 नंबर प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लूप लगाते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें हमें कोडिंग वोडिंग करनी होती है, पाइथन यूज़ करना पड़ता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है उनको यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हमारा थर्ड है ब्रांचिंग और जंपिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम को किसी स्पेसिफिक जगह पे जंप करने के लिए हेल्प करता है। ये बोलता है कि आपको कब कहाँ पर जंप करना है, कहाँ पे ब्रेक लेना है, कहाँ पे कंटिन्यू करना है, कहाँ पे करना है। तो उसको बोलते हैं ब्रांचिंग। उसके बाद अब इन तीनों को शॉर्ट में समझते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमें अलाउ करते हैं डिसीजन लेने में, रिपीट करने में, जंप करने में। प्रोग्रामिंग में लॉजिक बनाने के लिए टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। इसके अंदर कई सारे अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा है कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग का मतलब है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके स्मार्ट और फास्ट डिसीजन लेना। इसी को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग। कंपनी में डिसीजन लेना मुश्किल होता है, पर कंप्यूटर से ये काम हो जाता है, काफ़ी इजीली हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, कुछ टूल्स हम यूज़ करते हैं इसके लिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी थोड़ी देर पहले, DSS सिस्टम मैंने आपको बताया है। और जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सेल स्प्रेडशीट, जो आपके कई सारे स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज़ होता है आपका। फिर है डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है, क्या इससे हमें फ़ायदा होता है। पहला है कि आपका टाइम बचता है।
ह्यूमन एरर कम होता है आपका, विजुअल रिपोर्ट्स मिलते हैं आपको इसमें चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में। फिर है डेटा बेस्ड जो लॉजिकल डिसीजन होते हैं उसको लेने में आपको मदद करता है ये वाला सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BPR। BPR का मतलब है पुराने बिजनेस प्रोसेस को दोबारा डिज़ाइन करना ताकि काम फास्ट हो सके, सस्ता हो सके और बेटर हो सके। सिंपल भाषा में समझे तो जो आपका पुराना प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है, मैनुअल होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है, उसमें काफ़ी खर्चा आता है। लेकिन जो न्यू वे होता है, नया तरीका होता है काम करने का, काफ़ी फास्ट होता है, टेक बेस्ड होता है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और एफिशिएंट होता है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है, ठीक है? इसको करने के स्टेप्स होते हैं कुछ। पहला है करंट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना। दूसरा है जो भी प्रॉब्लम है उसको समझना। थर्ड स्टेप है नया और सिंपल प्रोसेस जो भी है उसको डिज़ाइन करना है। फिर फोर्थ है हमें उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। और हमारा लास्ट है जो भी है उसको प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके हमें मॉनिटर करना है, फिर किस तरीके से हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो काम कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारा कुछ हमें देखना है। एग्जांपल देखते हैं, मैनुअल ऑर्डर लेने वाले जो बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम लगा लेते हैं ताकि जो भी उनका काम है वो और फास्ट हो सके और एरर फ्री हो सके, ठीक है? कुछ इसके गोल्स भी होते हैं। इनके गोल क्या क्या होता है कि जो भी कॉस्ट लग रही है पूरे प्रोसेस में उसको कम कर सकें, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकें, कस्टमर सर्विस अपना इम्प्रूव कर सकें, और जो भी बेकार के स्टेप हैं जिससे बहुत टाइम लगता है, वेस्टेज होता है, उन स्टेप को वो वहाँ से हटा सकें, रिमूव कर सकें, ठीक है? तो यही होता है हमारा BPR। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ जावा। जावा के क्या क्या फीचर्स होते हैं? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इजी है, सिक्योर है और पावरफुल है। इससे आपके ऐप्स बनते हैं, गेम्स और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं इससे। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पहला है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इसमें आप कोई भी चीज़ अगर एक बार लिखोगे तो उसको कई बार आप कहीं भी चला सकते हो, ठीक है? कोई भी आपने कोड लिखा है तो उसको आप किसी भी डिवाइस में कितनी बार चला सकते हो, बाय यूजिंग JVM, जावा वर्चुअल मशीन। दूसरा इसका फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कोड क्लासेस और ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सारे लिखे जाते हैं। फिर थर्ड है हमारा सिंपल, ये काफ़ी सिंपल होते हैं, आसान होते हैं। फोर्थ है सिक्योर होते हैं ये। फिर फाइव है आपका मल्टी मल्टी है मल्टी थ्रेडेड, एक साथ मल्टीपल काम करता है। इसके बाद है रोबस्ट। सिक्स, जावा जो होता है वो कई सारे एरर को आसानी से हैंडल कर लेता है और क्रैश होने से बचा लेता है। फिर है आपका पोर्टेबल, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करता है। तो ये हो गया आपके इसके कुछ फीचर्स। हमारा डी है गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसे मशीन बनाना जो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और काम कर सके, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? मेन गोल क्या है हमारे AI को लाने का गोल क्या है, पर्पस क्या है, क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं? तो पहला है आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो जो भी आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने में AI आपकी काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा है लर्निंग, लर्निंग में हेल्प करता है, जैसे कि लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो AI होता है वो अपने जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी परफॉर्मेंस होती है उससे वो काफ़ी चीज़ें सीखता है, ठीक है? फिर थर्ड है अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज। जैसे कि AI क्या करता है, इंग्लिश हिंदी जैसे लैंग्वेज को समझने में हेल्प करता है। फिर फोर्थ है परसेप्शन, फेस, वॉइस और हैंड राइटिंग को पहचानने में हेल्प करता है ये। फिर आपका लास्ट है डिसीजन मेकिंग में। तो आप AI की हेल्प से स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो, चैटबॉट्स की हेल्प से, सेल्फ ड्राइविंग कार की हेल्प से, जो भी ये कुछ एग्जांपल है इसके, चैटबॉट, सेल्फ ड्राइविंग कार, आपका गूगल मैप, ये सारे AI के एग्जांपल हैं। कुछ और एग्जांपल है जैसे कि सीरी आता है, एलेक्सा है, चैटबॉट्स हैं आपके, फेस जो अनलॉक करते हो आप, वो भी AI का एक पार्ट है।
लास्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। यानी कि कंप्यूटर आपका बंद होने के बाद भी वो सारा कुछ स्टोर रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। जैसे कि आपका एग्जांपल है यहाँ पे एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी और मेमोरी कार्ड, ये आपके कुछ सेकेंडरी मेमोरी है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स है नॉन वोलेटाइल, यानी कि पावर ऑफ होने के बाद भी आपका डेटा सेफ रहता है। दूसरा है लार्ज स्टोरेज, जीबी यानी कि गीगाबाइट टेराबाइट तक का जो आप डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ये चीपर होता है, रैम से सस्ता होता है और यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो भी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। लंबे समय तक आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? परमानेंट स्टोरेज के लिए हर कंप्यूटर और मोबाइल में सेकेंडरी मेमोरी ज़रूरी होती है, ताकि जो भी आपका डेटा है वो डिलीट ना हो, वो उड़े नहीं और आपके कंप्यूटर के अंदर ही रहे। ठीक है, तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कुछ अगर इसमें समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो दे दूँगा। और जो आपकी और क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, जैसे मैंने आपको एमएमपीसी 008 बताया है, वैसे ही 009 और जो और है इसके क्वेश्चन पेपर, मैं उनको भी सॉल्व करूँगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।